डियर स्टूडेंट्स, आज हम बस्टेड स्प्रिंग और बूलिंग स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले पार्ट में हमने बैक वॉशिंग ट्रीटमेंट तक पढ़ लिया था। कार्डिंग और बैक वॉशिंग ट्रीटमेंट की स्टडी हमने की थी। इसके आगे की स्टडी आज हम करने जा रहे हैं। इसके बाद जाता है अपना प्रोसेस रूट। हमने यही फॉलो करना है, हमें ये वाला जो प्रोसेस रूट है इसको हम फॉलो करेंगे। ऑल दो हमने डिटेल स्टडी में ये दिया हुआ है बस्टेड का, लेकिन इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस रूट एक ही फॉलो करते हैं, यही वाला फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना सबसे पहले ओपनिंग, फिर इसके बाद कार्डिंग, फिर कार्डिंग के बाद बैक वॉशिंग, फिर इसके बाद कार्ड सलाइवर जो बैक वॉशिंग में गया, फिर इसके बाद 3 बार गिलिंग प्रोसेस होगी। तो अब हम गिलिंग को पढ़ने जा रहे हैं। गिलिंग का पर्पज़ क्या है? ये जैसे अपना कार्डिंग के बाद अपना ड्रॉ फ्रेम में जाता है, तो गिल बॉक्स वूलन स्प्रिंग या बस्टेड स्प्रिंग का वो पार्ट है जिसमें बेसिकली ये ड्रा फ्रेम का ही काम करता है। ड्रा फ्रेम में क्या होता था, अपना हम फाइबर को पैरेललाइज करते थे, इसके साथ साथ इवननेस प्रोवाइड करते थे। तो इसका भी काम क्या है, ये इवननेस देगा, यूनिफॉर्म करेगा और पैरेलाइज करेगा और फाइबर को स्ट्रेट करेगा। इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है ड्रा फ्रेम से, कि इसमें फॉलल्स लगे हुए हैं। फॉलल्स में क्या है, फॉलल्स में पिन लगे होते हैं, जो कॉम्ब के टाइप में पिन लगे होंगे। ये फॉलल्स हैं, इसमें कॉम्ब टाइप के पिन लगे होंगे। जब अपना मटेरियल ड्रा फ्रेम के ड्राफ्टिंग रोलर से पास होगा, तो ये पिन बीच में मटेरियल के बीच में इंसर्ट हो जाएंगे। किस तरीके से? ये फॉलल्स हैं जो लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये बॉटम फॉलल्स हैं, ये टॉप फॉलल्स हैं। ये दोनों जब मटेरियल बैक रोलर और फ्रंट रोलर के बीच में से पास होता है, तो बीच में फॉलर क्या है, उसमें फाइबर फ्लीस में इंसर्ट हो जाते हैं और फाइबर को स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि जो फॉलल्स हैं, फॉलल्स भी मूव करते हैं। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है फॉलल्स का, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है। फिर इसके बाद ये वाला मूवमेंट क्या आएगा, फॉलल्स का बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है। ये यहाँ पे भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है। अब अपना जैसे ड्राफ्ट फ्रेम में ड्राफ्टिंग रोलर होते हैं, ऐसे ही इसमें भी ड्राफ्टिंग रोलर है। ये बैक ड्राफ्टिंग रोलर है, ये फ्रंट ड्राफ्टिंग रोलर है। इन दोनों के बीच में ड्राफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉर्मली 4 स्लाइवर की डबलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, 4 स्लाइवर या 6 स्लाइवर की डबलिंग कर रहे हैं, और हमें फाइनल डिलीवर्ड मटेरियल का काउंट वही चाहिए जो हमने फीड का किया है, तो हमें इन दोनों रोलर के बीच में उतना ड्राफ्ट देना पड़ेगा जितने की हमने डबलिंग की है। तो बैक रोलर की सरफेस स्पीड फ्रंट रोलर की सरफेस स्पीड की 1/4 होगी, अगर हमने 4 रोलर की डबलिंग की थी और हमें डिलीवर्ड मटेरियल का हैंक वही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लीस मोटी है, यहाँ पे पतली हो जाती है। ये फ्लीस 4 गुनी है, यहाँ पे आके पतली हो गई क्योंकि ड्राइंग है। अब अपना जो फॉलल्स हैं, फॉलल्स को मूवमेंट है वो 2 टाइप से मिल सकता है। इसके लिए 2 सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम है फॉलर को मूवमेंट देने का। पहले सिस्टम क्या कहता है, स्क्रू टाइप ऑफ सिस्टम। इसमें क्या होता है, फॉलर्स स्क्रू के माध्यम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे। फिर जहाँ पे स्क्रू की लेंथ ख़त्म होगी, तो फॉलर क्या करेगा, जो फॉरवर्ड फॉलर थे वो क्या करेंगे, बैकवर्ड स्क्रू में चले जाएंगे। ये कैसा है, ये बैकवर्ड स्क्रू में चले गए। ये बैकवर्ड स्क्रू क्या करेगा, टॉप फॉलर को बैक डायरेक्शन में ले जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बॉटम फॉलर्स क्या हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे, फिर ये बैकवर्ड स्क्रू में जाने के बाद ये बैक डायरेक्शन में चलने लगे। तो 2 टाइप के स्क्रू हैं, टॉप में भी 2 टाइप के स्क्रू हैं, बॉटम में भी। एक है फॉरवर्ड स्क्रू, एक है बैकवर्ड स्क्रू, जो फॉलर को मूवमेंट देता है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट देता है, एक रिटर्न मूवमेंट देता है। ऐसे ही इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट, ये रिटर्न मूवमेंट। अब इस सिस्टम में क्या है, जहाँ पे स्क्रू की लेंथ ख़त्म होती है,
फॉलर फॉरवर्ड मूवमेंट से बैकवर्ड मूवमेंट में जाता है। तो एक थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड का इंस्टेंटेनियस स्टॉपेज आता है फॉलर्स का। अब फॉलर क्या है, अपने ये तो मूव कर रहे थे, अगर थोड़ा सा स्टॉपेज, हल्का सा भले ही माइक्रो सेकेंड का स्टॉपेज आए, तो कहीं ना कहीं फाइबर की ओरिएंटेशन में थोड़ा सा चेंज तो करेगा ही करेगा। तो जो स्क्रू टाइप ऑफ फॉलर मूवमेंट सिस्टम है, उसका एक डिसएडवांटेज है कि उसमें जो ड्यू टू सॉल्ट गैप के कारण उसमें सॉल्ट टाइप ऑफ फॉल्ट आता है, और जो जिसकी वेव लेंथ कांस्टेंट होती है। वेव लेंथ क्या होगी, जैसे ही यहाँ पे फॉलर आएगा उतने टाइम में वो फॉल्ट का जनरेशन होगा, जैसे ही फॉलर आया फिर उसका फॉल्ट का जनरेशन होगा, तो उसकी वेवलेंथ फिक्स होती है। तो ये एक फॉल्ट है, और ड्यू टू इंस्टेंटेनियस स्टॉपेज इसमें क्या होगा, वो क्या होगा, ये इसकी स्पीड क्या होगी, हम बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन जब हाई होगा तो उसे स्टॉपेज, जो इंस्टेंटेनियस स्टॉपेज है उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो इसकी स्पीड ऑप्टिमम रहती है और मैक्सिमम 400 मीटर पर मिनट तक ही हम यूज कर सकते हैं। इतना हमें समझ में आता है। ये अपना स्क्रू टाइप ऑफ फॉलोअर्स है। ये डायग्राम दिया गया है। एक GN8 मशीन है जो NSC सिलमबर्गर की मशीन है। वो स्क्रू टाइप ऑफ फॉलर सिस्टम उसके मशीन में लगा हुआ है, और ये क्या करती है, ये फाइबर को स्ट्रेट करती है, सारा फंक्शन करती है, लेकिन जो फॉलर का मूवमेंट है वो स्क्रू टाइप ऑफ सिस्टम में है। ठीक है। अब दूसरा मूवमेंट है चेन टाइप ऑफ सिस्टम। यहाँ पे स्क्रू के बजाय चेन लगी होगी। चेन क्या करेगी, सर्कुलर वे में रोटेट होगी। वहाँ पे कहीं पे भी फाइबर को फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन चेंज के कारण इंस्टेंटेनियस स्टॉपेज की नीड नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूस मूवमेंट है, रोटेटरी मूवमेंट है। तो इस टाइप के सिस्टम में क्या होगा, इस टाइप के सिस्टम का हमारा एडवांटेज ये रहेगा कि इसमें हम स्पीड हाई कर सकते हैं, और स्क्रू टाइप ऑफ सिस्टम में जो फॉलर का है नॉइज ज़्यादा रहता है, एकदम से रुकना फिर से चलना। और जो चेन टाइप ऑफ सिस्टम है वो मशीन में नॉइज भी कम होता है। तो एडवांटेज है चेन टाइप ऑफ सिस्टम का स्क्रू टाइप ऑफ सिस्टम से। तो मोस्ट ऑफ दी ये मशीन में जो लग रही हैं, ज़्यादातर चेन टाइप ऑफ मशीन प्रेफर कर रहे हैं। अब हम स्क्रू टाइप ऑफ मशीन को एक बार समझ लेते हैं। ये अपनी नॉर्मली स्क्रू टाइप ऑफ GN8 ड्राइंग मशीन कम गिलिंग मशीन है। क्या कहा है कि जो ये मशीन यूज की जा सकती है फाइनर फाइबर के लिए यूज कर सकते हो आप। फाइनर फाइबर आसानी से इसमें में प्रोसेस हो सकते हैं, और इसीलिए ये बस्टेड स्पिनिंग में यूज़ की जाती है। जो फालर का है ड्रॉप्स है, फालर ड्रॉप्स का मतलब क्या है, ये फालर जो है वो ये फॉरवर्ड मूवमेंट से बैकवर्ड मूवमेंट में चले गए। तो फालर ड्रॉप कितने, 2000 ड्रॉप्स पर मिनट है। मतलब जो मूवमेंट चेंज होने का है क्या है, 2000 ड्रॉप्स पर मिनट की स्पीड फालर की स्पीड है। ठीक है, ये समझ में आता है। इसमें क्या है, ऑटो लेवलर भी लगे हुए हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑटो लेवलर जो ड्रा फ्रेम में लगे होते हैं। ड्रा फ्रेम में कैसे ऑटो लेवलिंग होती है, 2 स्कैनिंग रोलर होते हैं, स्कैनिंग रोलर के बीच में से स्लाइवर पास होता है। जहाँ पे थिक या थिन प्लेस आता है वहाँ पे स्कैनिंग रोलर शिफ्ट हो जाता है, उसी के हिसाब से आगे ड्राफ्ट की सेटिंग चेंज हो जाती है, ड्राफ्ट सिस्टम आगे चेंज हो जाता है। तो उसी हिसाब से इसमें भी ऑटो लेवलर लगा हुआ है। अब ये मशीन के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, ये मशीन अपनी जो गिलिंग मशीन है वो हमारी कार्डिंग के बाद भी यूज़ की जा सकती है और कॉम्बिंग के बाद भी यूज़ की जा सकती है। अगर हम बैक प्रोसेस में बस्टेड स्पिनिंग का सिस्टम का बैक प्रोसेस देखते हैं, तो जो गिलिंग है वो कार्डिंग के बाद भी यूज हो रही है और आफ्टर कॉम्बिंग के बाद भी यूज हो रही है। अब हम फीड में क्या है, कैन भी फीड कर सकते हैं। और वॉल क्रील क्या है, वॉल क्रील जो बेसिकली टॉप के लिए जो क्रील लगती है, फीडिंग दोनों टाइप से हो सकती है। नंबर ऑफ हेड 1 होंगे। और अगर हम बात करते हैं तो डॉफिंग सिस्टम में एक 2 या 4 कैन का डॉफिंग सिस्टम भी हो सकता है। जितने हेड्स का डॉफिंग सिस्टम होगा उतने ही नंबर ऑफ स्लाइवर पास होंगे। अब स्क्रू पिच, अब अपने पास 2 स्क्रू हैं, एक टॉप डायरेक्शन में एक बॉटम डायरेक्शन में। तो
जो पिच होगी वो 2 × इसीलिए ली गई क्योंकि 2 टाइप के स्क्रू हैं, और पिच क्या होगी, 2 स्क्रू के बीच की डिस्टेंस वो पिच कहलाएगी, मतलब 2 फॉलर के बीच की डिस्टेंस 9 mm है, ठीक है ना। लीनियर इनपुट स्पीड कितनी है, 2000 फॉलर पर ड्रॉप पर मिनट है, और मैक्सिमम भी यही है। इनपुट लोड हम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम जो अपना स्लाइबर का क्लोटेक्स 350 तक ले सकते हैं। अब नंबर ऑफ फॉलर्स कितने हैं, अपना टॉप फॉलर भी हैं और बॉटम फॉलर भी हैं, तो इसीलिए इन्होंने 2 × लिखा है। तो टॉप में भी 36 फॉलर होंगे, बॉटम में भी 36 फॉलर होंगे अगर हमारी पिच लेंथ 9 mm की है तो। और डिफरेंट इन्होंने पिच लेंथ बताई, 7.5 पिच लेंथ भी बताई, 11 mm की भी पिच लेंथ बताई है। तो उसमें नंबर ऑफ फाइबर, जैसे जैसे पिच लेंथ छोटी होगी नंबर ऑफ फालर्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे बड़ी होगी नंबर ऑफ फालर घटेंगे, ठीक है। अब वर्किंग में फॉलर कितने हैं, अब हमने देखा कि जो हमने पिछले डायग्राम में देखा था कि जो वर्किंग फॉलर्स कौन से होते हैं, जो फॉलर अपने बेसिकली बेड के अंदर इंसर्टेड हैं वो वर्किंग फॉलर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अपने टोटल कितने वर्किंग फॉलर, 9 mm पिच लेंथ में 19 फॉलर वर्किंग में है, और 19 बॉटम में भी हैं वर्किंग में है, 19 टॉप में है। पिंड विड्थ कितनी है, जो बेसिकली फॉलर की विड्थ है वो पिंड विड्थ कहलाएगी, उसे क्या कहेंगे, वो 220 mm की है। पिन की लेंथ कितनी है, जो कॉम्ब की लेंथ है वो है 17.5 mm का लंबा कॉम्ब की पिन है। और अगर राउंड पिन में के कितने पिंस पर सेंटीमीटर आ रहे हैं, 2.5 से 5 पिंस। अब जब मूवमेंट चेंज होता है किस में, फॉरवर्ड स्क्रू से बैकवर्ड स्क्रू में चेंज होता है तो वो सर्कुलर फॉर्म में जाता है, तो राउंड पिन में 2.5 से 5 पिन पर सेंटीमीटर है, और फ्लैट पिन में कितने हैं, 5 से 9 पिन पर सेंटीमीटर है। पिंड फील्ड डेप्थ कितनी होगी, 164 mm की है, और बॉटम फीड सिलेंडर कितना है, 90 mm का है। टॉप फीड सिलेंडर कितना है, 80 mm का है। फीड सिलेंडर हमें देना होगा। अपने ड्राफ्टिंग सिस्टम की बात करें तो 3 टाइप के ड्राफ्टिंग रोलर यूज किए जा सकते हैं। 30 mm वाला ड्राफ्टिंग रोलर भी यूज किया जा सकता है, 25 mm वाला भी यूज किया जा सकता है, 40 mm वाला यूज किया जाता है। ये उस हिसाब से डिफाइंड है कि हमें फाइबर की लेंथ कितनी चाहिए, मिनिमम फाइबर लेंथ कितनी है और मैक्सिमम फाइबर लेंथ कितनी है। ये निप डिस्टेंस भी उसी हिसाब से डिसाइड होगी कि किस mm डायमीटर का अपना हमने नॉर्मली ड्राफ्टिंग सिलेंडर लिया। प्रेशर जो ड्राफ्टिंग सिलेंडर पे कैसा दिया जाएगा, एयर प्रेशर दिया जाएगा। ड्राफ्ट कौन सा यूज कितना होगा, 3 से लेकर 12 तक का ड्राफ्ट होगा। ड्राइव कितनी है, मल्टी मोटर ड्राइव है अपनी। ओवरऑल स्पीड कंट्रोल फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है, और कंप्रेस्ड एयर है 6 बार की है जो अपनी प्रेशर लगा रही है। और फीड टेंशन अरेंजमेंट, जो मैंने बताया था कि टेंशन का अरेंजमेंट, फीड और डिलीवरी टेंशन का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, वो हम सर्वो मोटर ड्राइव लगी हुई है, मोटर की हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से टेंशन एडजस्ट होता है। ऑटो लेवलर क्या करेगा, ऑटो लेवलर बेसिकली ऑटो लेवलिंग करता है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है जो इसमें लगा हुआ है। अगर हमारा 30% पतला स्लाइवर है या 20% मोटा स्लाइवर है तो 30 से लेके 20% तक की इसकी रेंज है, काफ़ी अच्छी रेंज है। और नेट वेट जो मशीन का होगा वो 2200 kg तक होगा। तो ये हमारी GN8 मॉडल है, ये अपना स्क्रू टाइप ऑफ सिस्टम है इसमें, और ये गिलिंग मशीन है। ये भी काफ़ी इंडस्ट्री में यूज होती है फ़िलहाल में। अब हम सेकंड मशीनरीज पे आते हैं जो अपनी चेन टाइप ऑफ गिलिंग मशीन है। ये भी NSC स्लमबर्गर की मशीन है, GC40। इन्होंने इसमें चेन टाइप ऑफ सिस्टम इन्होंने लिया हुआ है। इसमें जो डिलीवरी स्पीड है वो 600 मीटर पर मिनट है। मैंने क्या बताया था कि जो डिलीवरी स्पीड है ड्यू टू द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ चेन, इसकी डिलीवरी स्पीड हाई रहेगी रेदर देन द स्क्रू स्पीड, स्क्रू डिलीवरी स्पीड। तो ये इसमें नॉइज़ भी कम रहता है, मेंटेनेंस भी लो आता है, और यूजर फ्रेंडली मशीन है, ठीक है। अब इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखें तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसी हिसाब से इंटरप्रेट किए जा सकते हैं जैसे हमने GN8 को हमने इंटरप्रेट किया है। तो धीमे धीमे हम करके एक एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इतना क्लियर होगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं
ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ये आपके वीडियो में है और आप समझ सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं जो बेसिकली मशीन में क्या क्या सेटिंग है। सबसे पहले तो हम मशीन में लेंथ सेट करते हैं। अगर हमारा आगे वाली प्रोसेस में हमें स्पेसिफिक लेंथ चाहिए तो हमें यहाँ से जो डिलीवरी कैन होगी या डिलीवरी टॉप होगा, ये डिलीवरी गिल बॉक्स की डिलीवरी दो टाइप से हो सकती है, या तो कैन फॉर्म में या टॉप फॉर्म में होगी। अगर हमारा कॉम्बिंग सिस्टम में जा रहा है अपना मटेरियल तो डिलीवरी हमारी टॉप फॉर्म में होगी। अगर हमारा मटेरियल फिर से गिलिंग में जा रहा है तो हम उसे कैन सिस्टम में डिलीवरी दे सकते हैं। तो दोनों टाइप की डिलीवरी हम दे सकते हैं और डिलीवरी की लेंथ हमें इस हिसाब से सेट करनी है कि हमारा जो वेस्टेज कम बने, मतलब ऐसा ना हो कि अनइवन मटेरियल निकले कैन वाइज, तो हमें डिलीवरी में हमारी लेंथ सेट होती है। अब एंटी स्टैटिक ऑयल का एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब हमने बताया था कि पीछे हमने पढ़ा हुआ था कि हमें अगर वूल के साथ डिफरेंट टाइप के फाइबर की हमें ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है ना, ब्लेंडिंग करनी है तो हमें गिल बॉक्स में ही ब्लेंडिंग की जाती है। गिल बॉक्स में किस हिसाब से ब्लेंडिंग की जाती है? अगर सपोज दैट हमें 6 स्लाइवर की हमने डबलिंग की और हमें 66% वूल लेना है और 33% हमारा अपना नॉर्मली पॉलिस्टर फाइबर है, ठीक है ना। तो जो अगर हमारे स्लाइवर का काउंट पॉलिस्टर का और जो अपना वूल का दोनों का काउंट सेम है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारी 6 की डबलिंग थी तो 4 स्लाइवर हम वूल के लगा सकते हैं, 2 हम पॉलिस्टर के लगा के गिल बॉक्स में हम ब्लेंड कर देते हैं। तो इस हिसाब से अपना जो 66% वूल रह जाता है और अपना 33% अपना पॉलिस्टर जो फाइनल स्टैंड निकलता है वो उसमें होता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लेंडिंग मेथड है। अब अगर हम ब्लेंडिंग की जब हम बात करते हैं पॉलिस्टर के साथ, तो जो वूल का है मॉइस्चर रिगेन वो अराउंड 11 to 13% है, जबकि पॉलिस्टर का रिगेन है 4% है, 0.4% है, सॉरी 4% है, 0.4% है। इसका रिगेन कम होने के कारण और हाई स्पीड मशीन पे जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो जो स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है पॉलिस्टर में वो लो मॉइस्चर रिगेन के कारण डिसएपिएट नहीं हो पाता है। तो चांसेस ये रहते हैं और टेंडेंसी ये रहती है कि ये रोलर पे लैपिंग दे दे ड्यू टू द स्टिकीनेस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। तो बेस्ट वे क्या है, हम पहले ही गिलिंग प्रोसेस में पहले ही पाथ में हम क्या कर देते हैं, उसमें हम एंटी स्टैटिक ऑयल का को हम लगा देते हैं ऑन डिलीवरी पे और इसका कंसंट्रेशन फाइबर में कितना है, पॉइंट वेट के हिसाब से 0.15 से 2% वेट के हिसाब से हमें ऑयल लगाना होता है जो एंटी स्टैटिक ऑयल है, ठीक है। और जो बेसिकली इंडस्ट्री में यूज होता है ऑयल वो सीरासोल TF है, उसका कंसंट्रेशन 10% है, ठीक है। तो एंटी स्टैटिक ऑयल का हमें एप्लीकेशन समझ में आया। अब हम टेंशन सेटिंग कैसे करते हैं? अगर हमारा बैक डायरेक्शन में हमारा फीड मटेरियल में टेंशन बहुत हाई है तो हमारा पीछे बैक स्टेप की प्लकिंग शुरू हो जाएगी या कटिंग शुरू हो जाएगी, स्लाइवर कट होने लगेगा या प्लकिंग होने लगेगी या अपना ऊस्टर खराब आने लगेगा। तो हमें जो टेंशन चेकिंग है वो हमें और मॉनिटरिंग है वो हमें फीड में भी करनी है, डिलीवरी में भी करनी है और अगर कम या ज़्यादा होने पे उसे हमें एडजस्ट भी करना है। अब हम ऑटो लेवलर असेंबली की बात करते हैं। हमने क्या बताया था, ऑटो लेवलर क्या करता है, थिक और थिन प्लेस को रिमूव करता है और जो शॉर्ट और मीडियम टर्म के फॉल्ट को भी रिमूव करता है। तो जो ऑटो लेवलर है अपना, उसमें क्या है, इन्होंने 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ABCDEFGH और 1 2 3 4 5 6 7 8। इन ABCD का डायरेक्ट कनेक्शन 1 2 3 अरेंजमेंट से होता है। ये बेसिकली गियर बॉक्स है और ये गियर्स हैं 2 कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं और हम कोई भी कॉम्बिनेशन लेके हम ऑटो लेवलर की सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑटो लेवलर की सेटिंग होती है। अब ऑटो लेवलर अपना हमें किस पाथ में यूज करना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम पहले पाथ में ऑटो लेवलर यूज करते हैं तो ये हमारा रिकमेंडेड नहीं है,
क्यों? क्योंकि अपना मटेरियल पीछे कार्डिंग में आया है और बैक वॉशिंग प्रोसेस से आया हुआ है। तो फाइबर का जो अरेंजमेंट है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, स्ट्रेट नहीं है। तो हमारा ऑटो लेवलर का जो इफ़ेक्ट है, जो फाइनल इफ़ेक्ट है, वो पूरी तरह से फर्स्ट पासेज में ऑटो लेवलिंग में नहीं आ पाएगा। तो जो हमें ऑटो लेवलर वाली गिलिंग मशीन है जिसमें ऑटो लेवलर की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो या तो हम दूसरे पाथ में दें या तीसरे पाथ में दें। तो जनरली रिकमेंडेशन ऐसा आता है कि हमें दूसरे पाथ में ये दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरे पाथ में दे देंगे तो आफ्टर ऑटो लेवलिंग के बाद में भी अगर हमारा कोई भी फॉल्ट बचता है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, तो वो आगे तीसरे पाथ में जब डबलिंग होगी मशीन में तो उसमें रिमूव हो जाएगा। तो जनरली कंपनियां करती हैं ऑटो लेवलिंग सेकेंड गिलिंग पाथ में दे देती हैं। कैन का साइज़ कितना है जो उन्होंने डिटेल दिया गया है। अब कैन की स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं? कैन में स्प्रिंग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जब स्लाइबर हमारा अनबाइंड हो गिलिंग मशीन की कैन से, तो उसमें कहीं पे भी स्ट्रेच ना आए या फॉल्स ड्राफ्ट ना आए, ताकि स्लाइबर में अनइवननेस ना आए। तो इसलिए कैन स्प्रिंग यूज करते हैं। रेस्ट सेटिंग क्या है? ये बेसिकली अपनी फ्रंट रोलर और बैक रोलर के बीच की सेटिंग है। ये जनरली लॉन्गेस्ट फाइबर की लेंथ से बड़ी रखी जाती है, क्योंकि अपने बैक रोलर और फ्रंट रोलर की सरफेस स्पीड में डिफरेंस है। अगर हमारा लॉन्गेस्ट फाइबर की लेंथ से छोटी रैच लेंथ होगी तो अपने जितने भी बड़े फाइबर हैं उसमें ब्रेकेज के चांसेस हैं। तो इसलिए रैच लेंथ लॉन्गेस्ट फाइबर की लेंथ से बड़ी रखी जाती है। अब हम आते हैं कॉम्बिंग पे। कॉम्बिंग का प्रोसेस बेसिकली वही है जैसा, और ऑब्जेक्टिव भी वही है जो हमारा नॉर्मली कॉटन स्पिनिंग में हम कॉम्बिंग करते हैं। इसमें क्या है, जो अपने शॉर्ट फाइबर हैं जो हमारे सीप से मिले हैं उसको रिमूव करते हैं। साथ साथ जो कार्ड में ब्रेकेज हुए या नैप जनरेशन हुआ उसको भी एलिमिनेशन किया जाता है। साथ में वेजिटेबल मटेरियल का एलिमिनेशन होता है जो वूल में रेसिडुअल बचा हुआ है। और ये फाइबर को बेसिकली जो कॉम्बिंग है वो फाइबर को स्ट्रेट कर देती है। जो भी हुक्स हैं, रिमेनिंग हुक्स हैं, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये मोर पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फाइबर बनाती है। तो बेसिकली कॉम्ड स्लाइवर का जनरेशन होगा जो मोर पैरेलल होगा और यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। और इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? जहाँ कहीं पे भी हमने ब्लेंडिंग की है गिलिंग बॉक्स में, तो यहाँ पे कॉम्बिंग प्रोसेस में आ जाने के बाद उसकी जो ब्लेंडिंग की है मिक्सिंग भी और अच्छी हो जाती है। अब हमारा जो कॉम्बिंग प्रोसेस है उसकी इफ़िशियंसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्काउरिंग, डाइंग और कार्डिंग और गिलिंग मशीन की इफ़िशियंसी पे भी डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि जो अपनी अगर हमारी गिलिंग पीछे से सही नहीं है या हमारी कार्डिंग सही नहीं है, ज़्यादा ब्रेकेज इन फाइबर है, तो आगे नॉइल परसेंटेज हमारा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के जो कॉम्बर की इफ़िशियंसी है वो पीछे के बैक स्टेप पे या बैक प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो उसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं कि NSC का ERA जो कॉम्बर है वो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। जो ERA कॉम्बर है उसमें क्या है, हम जब भी कॉम्बर में फीड मटेरियल लगेगा वो टॉप फॉर्म में लगेगा। तो जो गिलिंग मशीन से टॉप आते हैं वो इस कॉम्बर में लग जाते हैं। ठीक है ना। कॉम्बर का जो वर्किंग मेथड है वो जस्ट सेम है जो रेक्टिलिनियर कॉम्बर हमने कॉटन में यूज किया हुआ है। अब इसमें क्या है, जो इसमें लैप फॉर्मेशन नहीं है, इसमें डायरेक्टली टॉप लग गए हैं। टॉप कितने, 12 टॉप एक साथ लग जाते हैं तो 12 स्लाइवर का एक बेड बन जाता है, जो बेड जाके सीधी डायरेक्टली कॉम्बिंग असेंबली में जाता है। कॉम्बिंग असेंबली में कॉम्ब होके फिर ड्राफ्टिंग रोलर से पास होके जो फाइनल कॉम्ब स्लाइवर का जनरेशन होता है। ठीक है ना। तो मशीन की स्पीड बहुत हाई है। वो कितना है, 50 kg/h के स्पीड से मशीन चल सकती है अपनी। और अब हम कॉम्बिंग के यूज की बात करें तो कॉम्बिंग का यूज क्या है, ये बूल में वस्टेड स्पिनिंग में बहुत ज़्यादा यूज करना ही करना है इसको।
और जो कॉम्बिंग है अपनी, ये टॉप फॉर्म में भी हम मटेरियल डिलीवर कर सकते हैं, कैन फॉर्म में भी मटेरियल डिलीवर कर सकते हैं हमारा, अगर हम कॉम्बिंग की बात करें। और स्पीड कितनी है जो कॉम्बर की, वो 260 निप्स पर मिनट के हिसाब से। फीड लेंथ है 8 से 11 mm पर साइकिल, जो हम जैसे हमारी साइकिल में मतलब फीड पर निप जो हम लेते थे वही है ये। फीड पर निप 4 से 11 mm होगा। और फीड ग्रेड की विड्थ कितनी होगी, जो फीड ग्रेड की विड्थ होगी वो 450 mm होगी। मतलब जो 12 स्लाइवर की विड्थ है वो है 450 mm। और फीड कॉम की विड्थ कितनी होगी, 480 mm जो फीड कॉम है। मतलब थोड़ी विड्थ से बड़ा, जो अपनी बेड है उससे बड़ा। फ्रंट कॉम वो 410 mm बड़ा होगा। और सर्कुलर कॉम में क्या है, डायमीटर 130 mm का है। और पूरे में ये पिन है, मतलब पूरी सरफेस पे पिन है, 360 डिग्री एंगल पे पिन है। और पिंड विड्थ कितनी है, मतलब इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें सर्कुलर कॉम की, वो 510 mm चौड़ा है। तो इस हिसाब से पूरे फ्लीस को पूरी तरह से कवर करता है। सर्कुलर ब्रूस लगा हुआ है जो शॉर्ट फाइबर को रिमूव करता है, जो सर्कुलर कॉम के थ्रू निकले हैं। और डॉफर का डायमीटर 120 mm का है। ड्राइंग ऑफ सिलेंडर, जो ड्राइंग रोलर हैं वो 25 mm या 28 mm के हो सकते हैं। निप डिस्टेंस 25 से 42 mm की है। और जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है बेसिकली अपफ्रंट ड्राफ्टिंग सिस्टम है, ताकि इतना बड़ा मोटे स्टैंड को परफेक्टली ड्रॉ कर पाए। ठीक है। और इसके बाद अपना ट्रप्ट टेल कंट्रोल न्यूमेटिक है। कंप्रेस एयर प्रेशर 5 बार का है। पावर 10 किलोवाट की है। मशीन का वेट 3200-3700 kg है। तो ये नॉर्मली हमारी कॉम्बिंग मशीन है। ये रेक्टिलिनियर कॉम्बर है, सिमिलर दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं रोविंग फ्रेम पे। रोविंग फ्रेम से जाने से पहले हम पूरा प्रोसेस रूट देख लेते हैं। जो हमारा प्रोसेस रूट था, हमारा आफ्टर कॉम्बिंग के बाद क्या प्रोसीजर है। आफ्टर कॉम्बिंग के बाद जो कॉम्ब टॉप्स हैं वो टॉप डाइंग में चले जाते हैं, अगर हमारी डाइंग प्रोसेस होनी है। ठीक है। अगर हमने जो पीछे से ग्रे वूल ली है, हमारी कोई डाइंग नहीं हुई और हमें डाइंग करनी है डिफरेंट कलर में, और हमें यार्न, हमें कलर्ड यार्न चाहिए, तो हमारा ये जो कॉम टॉप है वो जाके डाइंग प्रोसेस में चला जाएगा और टॉप डाइंग होगी उसकी। ठीक है। फिर टॉप डाइंग हो जाने के बाद फिर इसकी फिर से बैक वॉशिंग होगी। जो नॉर्मली टॉप अपना टॉप डाइंग में गया हुआ था उसकी फिर से बैक वॉशिंग होगी। बैक वॉशिंग के बाद अपनी गिलिंग और ड्राइंग के टोटल 5 पाथ यूज किए जाएंगे। तो मतलब आफ्टर कॉम्बिंग के बाद अगर हमारा डाइंग होना है तो फिर से हमारी गिलिंग के 5 पाथ यूज किए जाएंगे। अगर हमारी डाइंग नहीं होनी है तो डायरेक्टली जो कॉम्ब है, जो अपना बेसिकली जो कॉम्ड मटेरियल है वो टॉप फॉर्म में जाएगा कैन फॉर्म के बजाय, और ये डायरेक्टली जो टॉप है वो रबिंग मशीन पे लग जाएगा। टॉप फॉर्म में नहीं जाएगा तो कैन फॉर्म में भी रबिंग मशीन पे हम लगा सकते हैं। तो दोनों फैसिलिटी हैं रबिंग मशीन में भी। अब हम चलते हैं रबिंग मशीन किसे कहते हैं। जो हम कॉटन में रोबिंग कहते हैं, यहाँ पे वूल प्रोसेस में उसे हम रबिंग कहते हैं। है बेसिकली रोबिंग फ्रेम ही, तो हम इसे रोबिंग फ्रेम या रबिंग फ्रेम कुछ भी कह सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्लाइबर को थिनर रोबिंग में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। जो फर्दर प्रोसेस के लिए ईजिली हमारी रोबिंग ऐसी हो, जो हमारी रिंग फ्रेम है उसमें हमें जो काउंट बनाना है वो उस हिसाब से काउंट बन जाए। तो अब जो ड्राफ्ट सबसे पहले होगी, स्लाइवर की ड्राफ्टिंग होगी। ठीक है ना। और अब जब ड्राफ्टिंग हो जाने के बाद नंबर ऑफ फाइबर्स कम हो गए तो हमें नंबर ऑफ फाइबर्स को होल्ड रखने के लिए स्लाइड ट्विस्ट भी दिया जाएगा। तो इसका रबिंग फ्रेम का काम क्या है कि स्लाइबर को थिन करके स्पिनिंग के लिए सूटेबल फीड मटेरियल तैयार करना, और साथ साथ क्या करना है, जो अपना स्लाइवर था उसको फाइनर करके
रिंग फ्रेम के लिए फीड मटेरियल को तैयार कर लेना है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जो मटेरियल है वो अपना रबिंग फ्रेम में बैक प्रोसेस में कैन के माध्यम से लग जाता है, ठीक है ना। अब जो अपनी इसमें क्या है, एक छोटा सा बोबिन है, उसमें क्या था, नॉर्मल बोबिन रहता था, और जो स्ट्रक्चर बनता था बोबिन का वो बेसिकली दोनों साइड से कर्विकल स्ट्रक्चर बनता था, और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म थी, कोन ड्रम सिस्टम था, और जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा था वैसे वैसे स्पिंडल की स्पीड घट रही थी। इसमें वो सिस्टम नहीं, क्योंकि ये सरफेस ड्रिवन सिस्टम है, जैसे जैसे सरफेस को मूवमेंट मिलता है वैसे वैसे अपना जो नॉर्मल ऊपर टॉप में जो रबिंग का पैकेज बाइंड हो रहा है वो उस हिसाब से बाइंड होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, जो बोबिन है वो रबिंग बोबिन बनेगी, इस तरीके की बोबिन बनती है। अब जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मॉडल नंबर FM7 है, इसमें 20 स्पिंडल है, और जो डिलीवरी है 20 स्पिंडल में क्या होगी, वो एक स्पिंडल 2 डिलीवरी का दे रहा है, तो उसमें 40 रबिंग स्टैंड की डिलीवरी होगी। डिलीवरी स्पीड 150 मीटर पर RPM है, और जो ट्विस्ट पर मीटर है वो 6 का है। डिलीवरी डबल रो डिलीवरी टाइप है, पैकेज बिल्ड चीज़ टाइप है। तो चीज़ टाइप से यहाँ पे इस तरीके से जो यहाँ पे पैकेज बन रहा है वो बेसिकली रोबिंग का पैकेज बन रहा है। एक नॉर्मल पैरेलल चीज़ है, ट्यूबिकल सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर अपना नॉर्मली बाइंड हो रहा है अपना रबिंग। दूसरी मशीन इन्होंने ली है FM20। FM20 मशीन के इन्होंने टेक्निकल स्पेक्स दिए हुए हैं कि किस हिसाब से कितने नंबर ऑफ बोबिन बन सकते हैं, पिच कितनी है, बोबिन रोबिंग पर बोबिन कितनी है, 2। हाँ, रोबिंग पर बोबिन 2 है। यहाँ पे रोबिंग पर दो क्यों ली गई, अगर हमें सायरोयान बनाना है, सायरोयान स्पेसिफिकली टेक्निकल टेक्सटाइल का यान होता है, जिसमें दो स्टैंड एक साथ जाके स्पिंडल पे ट्विस्ट हो जाते हैं आफ्टर ड्राफ्टिंग रोलर के पास हो जाने के बाद। तो जो हमने यहाँ पे रबिंग स्टैंड बनाया, अगर हमें सायरोयान बनाना है तो 2 एंड एक बोबिन में होने चाहिए एक साथ, ठीक है। तो रोबिंग पर बोबिन अप टू 2, और ट्यूब्स 300 mm लेंथ की, डायमीटर 45 से 70, FM20S में 243 mm की लेंथ है, और 70 mm का डायमीटर है। बोबिन डायमीटर मैक्सिमम 300 mm है। बोबिन वेट है 4.5 kg का हमारा बोबिन बन सकता है FML पे। ड्राफ्टिंग सिस्टम डबल एप्रॉन ड्राफ्टिंग सिस्टम है, इसमें भी जो हमारा ड्राफ्टिंग सिस्टम है यूज होगा, जो हम ड्रा कर रहे हैं स्लाइवर को पतला करने के लिए, रोबिंग में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें भी डबल एप्रॉन ड्राफ्टिंग सिस्टम इन्होंने यूज किया हुआ है। अब जो डबल एप्रॉन ड्राफ्टिंग सिस्टम है डिफरेंट मशीन में डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ऑक्सिलरी असेंबली के साथ भी हो सकता है। दूसरा एक वर्टिकल एप्रॉन ड्राफ्टिंग सिस्टम भी हो सकता है, उसकी डिफरेंट मशीन है, ऑल्दो हम सारी मशीन डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। और इनपुट लोड कितना होगा, 12 से 15 किलोटेक्स का इनपुट लोड है। रोबिंग वेट रेंज कितनी होगी, 1.5 से 0.18 किलोटेक्स होगी। डबलिंग कितनी है, 1 या 2 की डबलिंग होगी। फीड सिलेंडर डायमीटर कितना है, 40 mm का है। डेप्थ अपरान विफ्ट कितनी है, 145 mm की है। ड्राफ्ट सिलेंडर कितने mm के हैं, 2 टाइप के बन सकते हैं, 25 का भी यूज़ कर सकते हैं, 50 का भी यूज़ कर सकते हैं। जो रोलर के ऊपर प्रेशर है सिलेंडर में वो 65 mm का है। प्रेशर एंड ड्राफ्टिंग सिलेंडर में कितना है, 80 kg का। टोटल निप कितना है, 327.5 mm का, मतलब जो कॉम्बर का निप है बेसिकली, विड्थ है बेसिकली ये। ड्राफ्ट रेंज कितनी है, 6.8 से 19.95 तक। वेट ऑफ डिलीवरी कितना है, अगर मीट्रिक काउंट की बात करें 0.66 से 5.5। रनिंग स्पीड 1200 साइकिल पर मिनट।